हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। तो हम लोग अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था? अभी तक हम लोग डायनेमिक्स टॉपिक कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि डायनेमिक्स क्या है भैया, ये डायनेमिक्स क्या नया टॉपिक क्या बता दिया आपने। आई थिंक बहुत सारों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि डायनेमिक्स 11th का टॉपिक ही नहीं। एक्चुअली जो डायनेमिक्स है ये न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन ही है बच्चों, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन ही है। तो हमने जो जो आप ये यहाँ पर विद्या मंदिर के मॉड्यूल में एक्चुअली डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल नाम से ही टॉपिक है, बट इसमें हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही पढ़ रहे हैं अच्छे से। जैसे हमने इस चैप्टर की शुरुआत किया था न्यूटन्स लॉ से ही करो, तभी तक न्यूटन्स लॉज के ही बेसिस पे क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं। ये बात दिमाग में बिठा लिया आपने सबने? ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM नाम से बहुत सारी बुक्स में होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही है। ये बात क्लियर हो गई, पहली बात जो कंफ्यूजन आ रही थी बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, और 11th का ही टॉपिक है। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक अभी तक आप कर चुके होंगे। अगर आप विद्या मंदिर के मॉड्यूल के हिसाब से देखोगे तो वेक्टर एंड फोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्सेज होता है बस वहां पे। ठीक है, एक टॉपिक ये होता है। अगला होता है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशनल, काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन में, काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशनल मतलब प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक, और सर्कुलर मोशन भी इसमें बताया जाता है बेसिक। और तीसरा टॉपिक ये है आपका डायनेमिक्स ऑफ अ पार्ट के। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि 11th के ही टॉपिक है ये। आई थिंक ये सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 11th के टॉपिक चला है। और अभी तक हम क्या कर चुके हैं ये भी समझ लेते हैं। अभी तक हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 7वां लेक्चर है, और हम 4 ट्यूटोरियल भी कर चुके हैं। ट्यूटोरियल और लेक्चर में क्या फर्क था, बहुत सारे बच्चे शायद अभी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे। तो लेक्चर्स में मैं क्या कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बेसिक, उसके हिसाब से कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर करता हूँ। और ट्यूटोरियल में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूँ उसी पे, और मेंस और एडवांस लेवल के दोनों के ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेंस लेवल का बहुत बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता। अभी बीच लेवल पे रख रहा हूँ। ठीक है, अभी इजी भी रख देता हूँ, मीडियम भी रख देता हूँ, मीडियम से थोड़ा डिफिकल्ट भी रख देता हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं रख रहा हूँ अभी मैं। लास्ट में एक दो लेक्चर मिसलिनियस लूंगा जिसमें हम एडवांस लेवल के सबको मिक्स करके ले लेंगे, डिफिकल्ट भी डाल देंगे उसमें। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम लोग का जो टारगेट है वो है इजी, मीडियम और मीडियम से थोड़ा सा डिफिकल्ट, बस ज्यादा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस लेवल तक के मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँ। मतलब एडवांस में वो क्वेश्चन, मतलब ऐसा कि 50% क्वेश्चन एडवांस में अगर हो जाएंगे आप ध्यान से करोगे तो। ठीक है बच्चों, आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। तो हमने जो 6 लेक्चर में कवर किया वो भी एक बार नजर फेर लेते हैं उस पर क्या होता है। तो हमने जो 6 लेक्चर में किया है वो था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीन ही लॉज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ आसान था, सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma था, dp बाई dt था बच्चों। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर 1 to 6 एंड ट्यूटोरियल 1 to 4 फॉलो करें। अच्छा, लाइन से ही फॉलो करें आप, जो जिसके बाद जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसी के हिसाब से फॉलो करें, ऐसे इंडिविजुअली नहीं फॉलो करते रहें। ठीक है, डाउट नेट में एकदम सीक्वेंस से होता है, सीक्वेंस से आप फॉलो करो। सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक जो लेक्चर हुए हैं उसी को फॉलो करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया आएगी, बहुत ही जबरदस्त आएगी अंडरस्टैंडिंग। और साथ में आप मॉड्यूल्स भी लगाएं विद्या मंदिर के, वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो फिर हमने न्यूटन्स लॉज पढ़े, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ पढ़े, और फिर सेकंड लॉ पढ़ा। सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू dp बाई dt होता है, सेम चीज होता है। फिर उसके एप्लीकेशन करे, तो एप्लीकेशन पढ़ने के लिए हमने बहुत सारे फोर्सेस पढ़ने की कोशिश की। बहुत सारे क्या, 4 फोर्सेस थे हमारे। पहला फोर्स था आपका वेट mg, पता ही होगा आपको, वेट या mg बोल सकते हैं उसको हम लोग, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा था नॉर्मल, जो दो सरफेस के बीच में जो दबाव आता है उसकी वजह से एक दूसरे पे जो रिएक्शन फोर्स आता है उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तीसरा था टेंशन, रस्सी में खिंचाव की वजह से फोर्स जो पैदा होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेंशन। और फ्रिक्शनल फोर्स, दो सरफेस के बीच में जो बेसिकली स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम फ्रिक्शनल फोर्स के ही क्वेश्चंस कर रहे थे। अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज लेक्चर 1 से शुरू करके पूरे ट्यूटोरियल 4 तक खत्म करें उसे, फिर आप लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली ब्लॉक और ब्लॉक के क्वेश्चंस कर रहा था, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख रहे थे, है ना। और मैंने ये भी बोला था 3 ब्लॉक तक की क्वेश्चन को टैकल मत करो, कोई आवश्यकता ही नहीं है बच्चों, नहीं आता जबरदस्ती माथा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है हमें। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ चुकी है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे करने के लिए दिया था ब्लॉक और ब्लॉक, हमने बहुत सारे क्वेश्चन लेक्चर 6 में किया था, अब लेक्चर 7 है ये आपका, है ना। तो जो लेक्चर नंबर 7 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लेक्चर्स का सीक्वेंस नहीं समझ आता, तो ये है आपका L7, लेक्चर नंबर 7। अगर ट्यूटोरियल होगा तो टी नाम से मैं दे दूंगा उसे। ठीक है बच्चों, L7 है ये, लेक्चर नंबर 7, राइट। और ट्यूटोरियल को मैं T1 T2 से कर दूंगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लेक्चर 6 के एंड में दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप लेक्चर 6 देखें, आपको ये क्वेश्चन की बहुत अच्छी फीलिंग और आएगी। तो इस क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर एक 5 kg के ब्लॉक
रखा है 5 केजी का ब्लॉक 10 केजी ब्लॉक के ऊपर मैं रख देता हूँ, और 5 केजी और 10 केजी ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इक्वल्स टू 0.5 है बच्चों, ठीक है। और 10 केजी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो, स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। अब कह रहा है ऐसा करते हैं, अगर ऐसे रखा रहेगा तो पड़ा रहेगा, फिर कह रहा है भाई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, ठीक है। अब एक एक जैसे मान लो किताब के ऊपर दूसरी किताब रखते हैं और ऊपर वाली किताब को हम खींचने की कोशिश करते हैं, अगर बहुत तेजी से खींच देते हैं तो दोनों अलग अलग मोशन करने लगता है, बट अगर एक सर्टेन अमाउंट के एक ऐसे फोर्स तक पहुंचते हैं जहां तक दोनों साथ में चल सकता है। तो वही पूछा कि अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूं तो कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता हूं ताकि 5 केजी और 10 केजी ब्लॉक दोनों साथ में चले। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। भाई बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आंसर तो निकल ही जाता अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो 5 केजी को 10 केजी के ऊपर रखा हुआ है हमने, करेक्ट है। तो ये लास्ट क्लास में आपको समझा भी चुका था, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों, ये वाले फिगर को कॉपी कर लेते हैं, काम आएगा हमें, ठीक है। तो यहां पर हम पहले क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या था बच्चों, पहला क्वेश्चन था फाइंड एफ मैक्स, फाइंड एफ मैक्स, ठीक है बच्चों। एफ मैक्स किसके लिए, ताकि दोनों बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर, बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर बच्चों, ठीक है, करेक्ट है बात। तो अगर हम दोनों, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम दोनों ब्लॉक का पहले एबीडी बनाएंगे। देख ऊपर वाले ब्लॉक का एबीडी हमने बना लिया, ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं, ओके ऑलराइट, और अच्छे से बना लेते हैं, और नीचे वाले ब्लॉक का एबीडी बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले ब्लॉक पे बेटा फोर्स लग रहा है, आप ऐसे देखें, है ना, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं। और दो चीज और समझने वाली बात है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, बट ग्राउंड के साथ नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मान लो आप ऐसा फोर्स लगाते हो कि दोनों साथ में चल रहा है, अगर दोनों साथ में चल रहा है तो समझना, अगर दोनों साथ में चल रहा है तो इसका मतलब इस पे भी कोई ना कोई फोर्स इधर की तरफ होगा जो इसे एक्सेलेरेट कराओगे, तभी दोनों साथ में चल सकता है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों, अगर रेस से शुरू हुआ दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी दोनों साथ में चल पाएंगे, करेक्ट है बच्चों, है ना। तो यहां पर एफ है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 5 केजी का ब्लॉक है बच्चों और ये 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा तो इसका पेयर फोर्स पीछे की तरफ बच्चों लग रहा होगा। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे और भी फोर्स है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, ये वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही वाला फोर्स है जो इसे एक्सेलरेट कर रहा है आगे। तो तुम्हें पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स है और इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो कितनी होती है बच्चों लिमिटिंग वैल्यू, एफ एस देख लेते हैं, एंड दैट इज क्या होता है म्यू एस एन। म्यू एस इन दोनों सरफेस के बीच का दिया हुआ 0.5, एन इन्हीं दोनों सरफेस का बीच का लेना है। तो देखो जैसे 5 केजी पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा बच्चों, ऊपर की तरफ एन, और इसका एक पेयर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा एन, ठीक है बच्चों। और एक और देखो, जो दोनों ब्लू कलर वाले मैंने 5 केजी और 10 के बीच, 5 केजी और 10 केजी ब्लॉक के बीच का नॉर्मल फोर्स है, और 10 केजी और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो देखो ये ऊपर की तरफ एक लगा रहा होगा एन डैश, दिस इज बाई ग्राउंड ओवर 10 केजी, एंड नीचे की तरफ जो लग रहा होगा एन डैश, दिस इज बाई 10 केजी ब्लॉक ओवर ग्राउंड। क्लियर है बातें। इस एन डैश को किसने लगाया ये हमें पता है, तो ये एक्चुअल में जो नीचे वाला 10 केजी वाला ब्लॉक है इस पे दो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, एक है एन डैश और दूसरा एन। तो यहां पर कौन सा रखें, अरे भाई अगर इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है तो इन्हीं दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स ये वाला एन वाला ब्लू वाला एन, ठीक है। तो यहां पर जो एन होगा, अब यहां पर जो एन होगा बच्चों वो इसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि और फोर्स तो नहीं, ऊपर एन लग रहा है और नीचे की तरफ 5g लग रहा है, तो जो यहां पर एन होगा बच्चों वो होगा 5g। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होगी 0.5 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम लोग 10 ले सकते हैं, तो 25 न्यूटन का अधिकतम फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लग सकता है बच्चों, ठीक है। कितने न्यूटन का लग सकता है, 25 न्यूटन का। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब जबरदस्ती नहीं है, बट आई थिंक इतना क्लियर कट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो पॉज करो फिर से सुनो, ऐसा नहीं कि एक बार में, कई बार नहीं आता यार भाई, अपना दिमाग स्लो चलता है, क्या करें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं धीरे धीरे चीजें समझता हूँ, तो मैं लेकिन समझ लेता हूँ, ये पक्की बात है, मैं समझ लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा समझना, है ना। एक बार आ गई तो फटाफट करना शुरू कर दूंगा फिर, है ना। तो कई बार इनिशिएट करने में चीजों को थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट एक बार जब उसके अंडरस्टैंडिंग है तो फटाफट यूं क्वेश्चन होने लगते हैं। तो ठीक है, एक बार नहीं आता दोबारा सुनो, ठीक है। तो नीचे वाले ब्लॉक पे अधिकतम कितना फोर्स लगता है, 25 न्यूटन का लग सकता है ना।
और ये अधिकतम कितना एक्सीलरेट कर सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर नीचे वाला ब्लॉक जो 10 केजी का ब्लॉक है बच्चों, ये इस पे 25 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, तो ये अधिकतम कितना एक्सीलरेट कर सकता है, ए मैक्स मान लेते हैं, ए मैक्स मान लेते हैं इसको, ए मैक्स ऑफ बी, है ना। अधिकतम कितना एक्सीलरेट करता है, इससे तो एक्सीलरेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने कहा जी नेट फोर्स राइट की तरफ लग रहा है 25 न्यूटन और कोई फोर्स नहीं है, तो 25 न्यूटन इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 10 न्यूटन इंटू ए मैक्स बी, ए मैक्स बी बच्चों। तो जो ए मैक्स बी होगा इसका अधिकतम हो सकता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख लेते हैं। तो नीचे वाले ब्लॉक का हमने क्या डिड्यूस कर लिया, नीचे वाला ब्लॉक एक्चुअल में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकता, तो ऊपर वाले में अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा एक्सीलरेट कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कितना अधिकतम फोर्स लगाना चाहिए ताकि दोनों साथ में मूव करें, तो बहुत आसान सी बात है भाई, अगर ये 2.5 मीटर कर सकता है तो ऊपर वाले को भी मैक्सिमम कितना एक्सीलरेट करो, 2.5। अगर 2.5 होगा तो वो दोनों साथ में ही चल रहा होगा और यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। तो हमने कहा कि ऐसा करो, ऊपर वाले का भी हम एक्सीलरेशन कितना मान लेते हैं बच्चों, ऊपर वाले का मान लिया हमने 2.5 और नीचे वाले का भी मान लिया 2.5, तो हम इन दोनों ब्लॉक को एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं। अगर हम इसको सिंगल बॉडी मान सकते हैं तो टोटल, क्यों, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, तो 15 केजी की एक सिंगल बॉडी मानेंगे और ऊपर की तरफ एफ एक्सटर्नल लग रहा होगा बच्चों, एफ मैक्स बोल सकते हैं इसको। अगर एफ मैक्स कब होगा, जब इन दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, यही पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर बच्चों। तो एफ मैक्स क्या होने वाला है, एफ मैक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 2.5, दिस इज दी ओनली फोर्स, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है फिर से इंटरनल हो गया, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं यहाँ पे, तो दिस इज द ओनली फोर्स एंड नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन बच्चों। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया, 37.5 न्यूटन। कमाल हो गया एकदम, 37.5 न्यूटन तक दोनों साथ में चले। यहां तक समझ आ रहा है, अगर आप 37.5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो ऊपर वाले ब्लॉक पे तो दोनों साथ में चलेंगे, इससे कम लगाओगे तो भी चलेगा, अगर मतलब कोई भी फोर्स इससे कम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा जैसे होगा बच्चों दोनों अलग अलग एक्सीलरेट करेंगे, क्योंकि जैसे तुम इसका फोर्स बढ़ा दोगे इसका एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा बच्चों, और ये तो आपको पता है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिकतम चल सकता है, तो ये ज्यादा से चल रहा होगा तो ये आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, पीछे मतलब रिलेटिवली पीछे रह जाएगा, रिलेटिवली पीछे मतलब ऐसा नहीं कि पीछे भागने लगेगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ रही होगी आपको बात। ऑलराइट बच्चों, बहुत कमाल हो रहा है इसमें। अब अगले क्वेश्चन की इसके बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है अगर मैं जो एफ लगा रहा हूं, हमें पता है 37.5 तक तो साथ में जा सकता है, तो कह रहा है अगर एफ इक्वल टू 10 न्यूटन लगाते हैं बच्चों, तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ऑलराइट, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं इसका पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 का इनफैक्ट ए पार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट 2 का ए पार्ट क्या था, अगर एफ इक्वल टू 10 न्यूटन था, कहां पर 10 न्यूटन था, कॉपी कर लेते हैं फिर से फोर्स इस फिगर को। ठीक है बच्चों, ये इसमें कह रहा हूं, तो जहां एफ लग रहा है बच्चों ये 10 न्यूटन है, ऐसे समझो, ये 10 न्यूटन का लग रहा है, करेक्ट है बात। अब ये 10 न्यूटन लग रहा है तो क्या 37.5 से ज्यादा है कम है, ऑब्वियसली कम है भाई, है ना, कम है, तो 37.5 न्यूटन से कम है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, 37.5 न्यूटन से कम है बच्चों। अगर 37.5 न्यूटन से कम है तो दोनों साथ में चलेंगे, अगर दोनों साथ में चलेंगे हम दोनों को एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, दोनों को एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, तो हम उसको एक सिंगल बॉडी मान लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इसका एक्सेलरेशन मान लो ए हो सकता है, और बाकी सारे फोर्सेज इंटरनल, और यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, सेम तरीके से बोल सकते हैं। तो 10 न्यूटन इज द टोटल राइटवर्ड एक्सेलरेशन, और राइट की तरफ नेट फोर्स है तो राइट की तरफ ये एक्सेलरेशन होगा। दिस इज 15 केजी का पूरा सिस्टम हो सकता है बच्चों, तो 15 इंटू ए लिख सकते हैं, तो ए इक्वल इतनी बार कर चुके हैं अब तो आ जाना चाहिए 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स बच्चों लगाओगे, अगर 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो अगर 10 न्यूटन का लगाएंगे तो 2/3 मीटर पर सेकंड से दोनों इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, मतलब अगर मैं ऊपर वाले को ए मानता हूं नीचे वाले को बी मानता हूं बच्चों, तो ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकंड, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। करेक्ट है। अब यहां पर तुमसे क्या पूछा है, यहां पर पूछा तुमसे फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, ये तो आ गया कि दोनों का एक्सेलरेशन होगा 2/3 पर मीटर, यहां पर एफ पे ही तो पूछा था, ए पूछा था दोनों ब्लॉक का, और फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों पूछा था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका तुम्हें पता, नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले ब्लॉक जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाते तभी फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, तो नीचे वाले ब्लॉक जो एक्सीलरेट कर रहा है सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेट कर रहा है, क्या ये लिमिटिंग वैल्यू लगा होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों लिमिटिंग नहीं लगा, क्योंकि 37.5 जब ऊपर लगाएंगे हम तब नीचे वाले पे बच्चों लिमिटिंग फोर्स आता है, तब नीचे वाले पे लिमिटिंग फोर्स आता है, तो अगर हमने ऊपर 10 लगाया है तो नीचे कुछ एफ न्यूटन लग रहा होगा,
अच्छा, आप कहोगे एफ न्यूटन मान के हम क्या कर लेंगे? अरे भाई, हमें इसका एक्सीलरेशन तो पता ही है। कितना पता है इसका एक्सीलरेशन? इसका एक्सीलरेशन है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मास कितना बच्चों? 10 kg। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि हमें फोर्स की वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें पता है कि कितने से एक्सीलरेट कर रहा है। कितने से एक्सीलरेट कर रहा है? 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मास कितना बच्चों? 10 kg। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दिस इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर द 10 kg ब्लॉक। तो F इक्वल टू 10 इंटू एक्सीलरेशन। तो कितना फोर्स हो गया? 20/3 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों यहाँ ऐड करा होगा वो 6.67 न्यूटन होगा। 6.67 न्यूटन। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। 6.67 न्यूटन होगा बच्चों। F इक्वल टू 6.67 न्यूटन। क्लियर है बात? यहाँ पे कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है। अगर हम 150 लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? 150 पे लगा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 150 लगाते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं, कमाल हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखो 150 लगाते हैं तो फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, है ना? 150 न्यूटन। अब तुम्हें पता है ये एफ जो है, एफ अप्लाइड है बच्चों, ये एफ अप्लाइड 37, एफ मैक्स, एफ मैक्स से ज्यादा है। एफ मैक्स फॉर विच बोथ आर मूविंग टुगेदर, एंड एफ मैक्स कितना है? 37.5 न्यूटन बच्चों। तो 37.5 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, लगा के साथ में मूव करता है। और एफ जो आपने लगाया है, अप्लाइड जो फोर्स है, एक्चुअली दैट इज 150 न्यूटन। 150 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बहुत ज्यादा है इससे। तो इसमें पक्के से दोनों अलग अलग एक्सीलेट करूंगा, दोनों अलग अलग एक्सीलेट कर रहे होंगे। तो हम ऊपर वाले पे कितना लग रहा है? यहाँ पे 150 न्यूटन। अब दोनों स्लिप कर रहे हैं, तो जो एफ एस होता है वो एफ के बराबर होता है। और एफ एस कितना था? 25 न्यूटन। क्यों? एफ एस एफ के बराबर, अगर म्यू दिया है तो एफ एस एफ के दोनों सेम होता है। ठीक है बच्चों, एफ एस और एफ के क्या होता है? सेम। एफ एस एफ के इक्वल टू 25 न्यूटन बच्चों। ठीक है, ये सबको आ रहा होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना? बहुत सारी इंफॉर्मेशन धड़ाधड़ थ्रो करता हूं, तो हो सकता है एक साथ दिमाग ना पकड़े, तो बीच बीच में रेस्ट ले लिया करो, पॉज कर लिया करो वीडियो। बट हमें तो 1 घंटे में बहुत सारी चीज कवर करना है ना, तो हमसे बातें नहीं ज्यादा कर सकते। एफ एस इक्वल टू एफ के इक्वल टू 25 न्यूटन। करेक्ट है बात? तो यहां पर अब देखो, अगर स्लिप करो तो एफ के लग रहा होगा, और एफ के की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 25 न्यूटन। और नीचे वाले पे तो 25 न्यूटन ही लग रहा होगा। इसका कितना है? इसका 5 kg, इसका है 10 kg बच्चों। अब इसका एक्सलेशन कुछ ए मान लेते हैं, क्योंकि ए बॉडी, इसका हमने ए माना था, इसको बी माना था। इसको, इसका एक्सलेशन ए बी मान लेते हैं। दोनों पे एफ इक्वल टू एम लगा देते हैं। अगर इस पे लगाएंगे बच्चों तो क्या आएगा? इस पे लगा देते हैं पहले, तो इस पे क्या होगा? 150 न्यूटन माइनस बच्चों 25 न्यूटन इक्वल टू नेट फोर्स राइट की तरफ, तो एक्सलेशन भी राइट की तरफ। तो दैट इज मास कितना? 5 इंटू ए बच्चों, ए। तो कितना हो गया? 125 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो अब यहाँ ए कितना आएगा? ए आ जाएगा अपना 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है ये बात? ए बी कितना होगा अपना? ए बी कितना होगा? ए बी 25 न्यूटन है अपॉन इसका मास। ए बी मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेट कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आना चाहिए। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्यूटोरियल सीट में भी कराया था। अगर आपको बिल्कुल वहां पर अगर आपको लगता है इसमें भी अभी गड़बड़ है, तो आप ट्यूटोरियल सीट में रेफर करें। मैंने आज मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास इस पर एक और क्वेश्चन करा दिया है। बट हाँ, इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। अच्छा ठीक है, तो ये आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है। अब देख, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था, तो तुम्हें पता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे 25 न्यूटन ही लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो जमा करना ही नहीं, एफ इक्वल टू 25 न्यूटन। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया, दोनों ब्लॉक का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन भी आ गया। एक का है आपका 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा है 2.5 मीटर स्क्वायर। करेक्ट है ये बात? तो ये तीनों आपके आंसर होगा। अच्छा एक बात, अगर इसको मैंने शॉर्टकट से भी करना सिखाया था आपको, शॉर्टकट से भी करना सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्टकट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कोई ऑप्शन नहीं, यही जो मैंने किया वही करना पड़ेगा। इसका जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है ना, ये एक्चुअली पार्ट 2 का बी पार्ट था। ठीक है बच्चों, पार्ट 3 नहीं था। तो जो पार्ट 2 है, इसको करने के लिए शॉर्टकट मैंने बताया था, जो ट्यूटोरियल क्लास में बताया था। आप अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाएं उसको देखें, और उसके बेसिस पे इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करें, फटाफट हो जाता है उससे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें, फिर आपको बड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा, है ना? ऑलराइट, तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। अभी तक हमारा ब्लॉक ओवर ब्लॉक कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब हम एक नए डायमेंशन में जाने वाले हैं। नए डायमेंशन मतलब एक नए टॉपिक की तरफ ऑल टुगेदर। उस टॉपिक का नाम है आपका, क्या क्या बताया गया था आपको? सर्कुलर मोशन। यस, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दो टॉपिक अपने पास।
सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये एक्चुअली आज के टॉपिक थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझा रहा होगा। तो पहला टॉपिक क्या था अपना? पहला टॉपिक था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरा टॉपिक हो गया अपना डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। एक्चुअली ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है, आप लोग ये मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़ते हैं, जहां प्रोजेक्टाइल वाला नहीं पढ़ा था आपने, वहां पर आपको बताया गया सर्कुलर मोशन के बारे में। आपको ये भी बताया गया कि अगर एक पार्टिकल एक जगह पे, मतलब एक पॉइंट के अबाउट एक सर्टेन रेडियस पे घूम रहा है तो हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना। अगर सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग घूम रहा है तो पार्टिकल एक्चुअली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। याद है ना, बहुत आसान सा होता है यार, सर्कुलर मोशन कुछ भी नहीं होता। अब एक काम करो, एक रस्सी लो, उसको कहीं बांध दो और उसके एज को पकड़ के बस दूर भागने की कोशिश करो, तो दूर भागने की कोशिश करने के चक्कर में आप एक सर्कल पे घूम रहे हो, है कि नहीं? है ना, आसान सा काम। एक रस्सी लो, उसको कहीं फिक्स कर दो और चारों तरफ जगह होनी चाहिए घूमने के लिए, बस जैसे पोल में बांध दो, पोल में बांधो और एक पॉइंट पकड़ लो और घूमने, बस भागने की कोशिश, दूर भागने की कोशिश करो। जैसे दूर भागने की कोशिश करोगे आप उसके उसी सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर दोगे। है ना इंटरेस्टिंग सी कहानी, करके देखो ट्राई। दूर टूटे ना रस्सी, इतनी मजबूत रस्सी लेना कि दूर भागने के चक्कर में टूट ना जाए। दूर नहीं भागेगा वो एक्चुअली ऐसे, मतलब आपको, मतलब भागना है, आपको भागना है, टाइट रख के स्ट्रिंग को भागना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन की से शुरुआत करते हैं, फिर उसकी डायनामिक्स पे आएंगे बच्चों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। तो पहले काम करते हैं, जो सर्कुलर मोशन होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो दो तरीके से मोशन कर सकता है। एक होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, इसको लिख देता हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मुझे बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों क्या होता है? यूनिफॉर्म नाम से पता चला यूनिफॉर्म। अब क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी, किसकी यूनिफॉर्मिटी रखनी? तो यहाँ पर अगर कोई, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं, साइड बना लेते हैं तो कंफ्यूजन ना है। मान लो ये एक्स है, ये वाई है ना बच्चों। अब मान लो पार्टिकल यहाँ पर है आपका, ऐसे यहाँ पर, और ऐसे कुछ मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं बच्चों, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रह नहीं सकती। हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन बदल रही है पार्ट के, तो अगर डायरेक्शन बदलता तो वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर वेलोसिटी सेम करना है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, या कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बोलते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। कांस्टेंट बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। तो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर मूव करा तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। अगर स्पीड इज चेंजिंग, अगर स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड इज चेंजिंग, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो अब इसको अगर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे अगर मान लो एक सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब पार्टिकल यहां से शुरू करता है, हर एक सेकंड बाद सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस, लेंथ ऑफ दी जो सर्कमफ्रेंस है, वो जो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, है ना। तो ये भी एक्स होना चाहिए, ये भी एक्स, हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड सेम है। अभी मैं इसको ओमेगा से भी रिलेट कर दूंगा, ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से भी रिलेट कर दूंगा। ठीक है, अगर यही सेम डिस्टेंस नहीं कवर करा तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, अगर स्पीड इज चेंजिंग, अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में नहीं कवर कर रहा तो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें समझना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक सर्कुलर मोशन मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं।
और ये रहा आपका रेडियस, इस रेडियस पे जा रहा है। मान लेते हैं यहां पर ये आपका पार्टिकल है और ये एंगल कितना कट कर रहा है, थीटा आफ्टर टाइम टी के बाद। मान लो यहाँ टी जीरो भी यहीं से शुरू कर रहा है, मान लेते हैं यहीं से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रेफरेंस से कितने एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर आपको दिख रहा है, तो रेफरेंस से कितना एंगल पर है, थीटा। तो जो एक्चुअल में देखो जैसे टी जीरो पे यहाँ पे है, तो इस वक्त इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंगुलर कोऑर्डिनेट, एक दो चीज होते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, उससे उसको बात करने मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ही रहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे मान लो ए पे है, टी जीरो पे ए पे है ना, अब यहां से यहां तक आ गया बी पे, तो कुछ एंगल कट करता है, ये देखो मान लो थीटा डैश कट गया, तो जो थीटा डैश ए से बी तक जाने में, ए से बी तक रिवॉल्व होने में जितना एंगल कट करता है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, स्टैंडर्ड है बच्चों, याद रखेंगे बस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज सेंस में हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा डैश इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये बिल्कुल एनालोगस है, एनालोगस मतलब सिमिलर है जो हम लीनियर में करते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना लाइन, सीधा लाइन जो खिंच जाती थी, वो आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना एंगल कट कर लेता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है बात। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो पहला टर्म हमें समझना था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं और एग्जाम्स में आ भी जाता है तो परेशान हो जाते हैं। पहले मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर एक्चुअली फ्रॉम ए टू बी बात करें तो थीटा डैश है, ठीक है। अब मान लो ए से बी में, ए से वापस घूमकर ए पर आ गया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जीरो होता है, बिल्कुल नहीं, 2 पाई होगा, मतलब जितना टोटल, अगर 2 बार घूम गया तो 4 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेम लोकेशन पर आ गया है तो ऐसा सोचना है कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, नहीं, वो लीनियर में हो सकता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तुम्हारा, लेकिन एंगुलर में जितना ओवरऑल घूम जाता है, अगर मान लो 4 बार घूम गया तो 4 into 2 पाई, 8 पाई विल बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है बात। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना एंगल ओवरऑल कट कर रहा होता है आफ्टर टाइम टी के बाद, वो देख लो, टोटल कैलकुलेट कर लो, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट है। इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, मतलब थीटा डैश, मतलब यहाँ थीटा इक्वल टू थीटा डैश लिख सकते हैं, करेक्ट है बात। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबको समझ आ गया होगा, है ना आसान। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम इसको एनालॉजी से देखें फिर से लीनियर वाले के साथ, तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वैसे ही बच्चों रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पे, angular velocity, and that is rate of change of angular displacement, angular displacement, समझा रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी बच्चों, ऐसे लिख लो। अगर ये इंस्टेंटेनियस ओमेगा होगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा आपने काइनेटिक्स से पढ़ा ही होगा, और ओमेगा एवरेज देखेंगे तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस, मतलब INST लिख देता हूं, सही रहता है इंस्टेंटेनियस, और ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। जैसे मान लो कि 2 चक्कर काट लिए और उसे 10 सेकंड लगे, तो 2 चक्कर इंस्टेंटेनियस तो हो नहीं सकता, इंस्टेंटेनियस तो बहुत छोटा टाइम होता है ना, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पॉसिबल, ऐसा जो सबसे छोटे टाइम में चेंज होता है ओमेगा थीटा चेंज होता है, उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और एक फाइनाइट टाइम में जो चेंज होता है उसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो 2 चक्कर लगाने में, है ना, मान लो 2 चक्कर लगे और 2 चक्कर लगा के कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 4 पाई बच्चों, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई और 2 चक्कर में 4 पाई। और मान लो 10 सेकंड लग गया, तो जो ओमेगा एवरेज होगा वो क्या होगा, ओमेगा एवरेज होगा क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया छोटा सा ना, है ना। तो ओमेगा एवरेज बच्चों क्या होगा, ओमेगा एवरेज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 10 सेकेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पाई बाई 2 पाई बाई 5 यहाँ होती है रेडियन पर सेकंड, ये ध्यान रखेंगे, रेडियन पर सेकंड यूनिट होती है, ये आपने सब 2D में पढ़ा होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ऐसे समझ रहा होगा। तीसरा तीसरा एंगुलर एक्सेलेरेशन बच्चों, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन लिख देता हूं, एंगुलर एक्सेलेरेशन बच्चों, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी कॉल्ड एंगुलर एक्स, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा एवरेज की बात करें तो फिर से वही डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बच्चों, वही सेम सेम कहानी, है ना। तो यहां पर हमें ये बात समझ आ गई। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन,
ये सब के सब सर्कुलर, मतलब सर्कुलर पाथ के लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं। लीनियर के लिए तो अलग ही डिफाइन किया था हमने, एक्स किया था, वेलोसिटी किया था, ए किया था, स्मॉल ए किया था, वो सारी कहानी अलग थी, बट ये कहानी अलग है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। अगर ये पैरामीटर समझ में आ गया तो हम लोग बात कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बच्चों क्या मतलब था, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म। अच्छा देखो, मैं बार बार लिखता रहता हूँ, बहुत सारी बातें लिखता रहता हूँ, लेकिन जब खुद से नोट्स बनाओगे ना, वो लाइफ टाइम चलेगी। मैं एक बार और बता चुका हूँ आपको, नोट्स बनाते रहो। ऐसे नहीं कि आओ इसे यूट्यूब में, मतलब टिकटॉक की तरह समझो कि टिकटॉक चल रहा है, बड़े एंजॉय मजे कर रहे हैं, नहीं, गलत है। अगर आप सच में पढ़ने आए हो यहाँ पे तो इसको ध्यान से बैठो, लिखो, इसको समझने की कोशिश करो और खुद से लिखो। मैं देखो हर चीज लिखता हूँ खुद से, सॉल्व करता हूँ एंड तक। क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं करूंगा तभी आप करोगे। मैं जिस तरीके से मैं अप्रोच बनाऊंगा वैसी तरीके से आपका अप्रोच जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अप्रोच अच्छे से डेवलप करना होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अभी वही हो गया कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। तो अगर मान लो ये है एक सर्कल, अब मान लो अभी ये पता है, आप इसको y ले लो और इसको x ले लो बच्चों, ठीक है। मान लो, देखो ध्यान से समझना, मान लो यहां पे था t0 पे, और आफ्टर टाइम t के बाद यहां पहुंच गया, और मान लो ये कांस्टेंट ओमेगा से गया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा है वो कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको, थीटा। तो अगर कांस्टेंट ओमेगा है तो आफ्टर टाइम टी के बाद यहां पहुंच गया, तो ये जो थीटा होगा इसको हम लोग ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, थीटा। अब एक्चुअली ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होना है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा अपॉन टाइम, मान लो टी है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ओमेगा टी। तो एक्चुअली हम लोग थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी बच्चों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैं बड़ा कर देता हूं तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, करेक्ट है ये बात। अब देखो t0 पे बच्चों यहां था और एक कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है ना, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, मैंने ओमेगा आपको समझा दिया, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझ आ गया। मतलब वेलोसिटी, स्पीड तो कांस्टेंट होनी चाहिए और वो साथ साथ रिलेट करता है। मैं दोनों में रिलेशन दिखा दूंगा, दोनों का बहुत बढ़िया रिलेशन है, ठीक है। तो ये दोनों यहां पे था t0 पर, यहां पहुंचा तो थीटा का वर्क किया, तो ये कांस्टेंट ओमेगा से अगर चल रहा है, हालांकि आपने हो सकता है 2D में पढ़ा भी हो, तो ये क्लियर है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, इसको या इसको ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये आर रेडियस के एक सर्कल पे मूव कर रहा, तो क्या मैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? इसको आर वेक्टर बोल देता हूं। आर वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, याद है आपको? अगर मैं इसको एक्स मान रहा हूं, इसको वाई मान रहा हूं, और ये ओरिजिन हो गया, तो इस पॉइंट पे जब है, इस पॉइंट पे जब है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर एक एक वेक्टर होता है जो ओरिजिन से शुरू होता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे इसका आर लिखना चाहूं, अब ध्यान से समझना, इस इंस्टेंट पे इसका आर लिखना चाहूं, आर लिखना चाहूं, तो इसका आर क्या होगा? अब बिल्कुल ध्यान से समझना, आर क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, इसका वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, अगर ये आर है, ध्यान से सुनना, अगर ये आर है, देखो ध्यान से, तो ये है, ये थीटा पता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा। तो अगर ये देखा जाए तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है और ये वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ये वाला है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, आर, ध्यान से सुनना, आर कॉस, ये कॉस वाला ना, बेस वाला, ये वाला कॉस वाला और ये वाला साइन वाला, आर कॉस ओमेगा टी आई का थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने इस पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख दिया पी पे, समझना ध्यान से, पी पे मैंने इस पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख दिया बच्चों, पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे? ज्यादा दिक्कत तो नहीं लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर इस पर्टिकुलर पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर लिख दिया, और अगर मैं बोलूं, हम अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होता है, या पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होता है टाइम के साथ, वो क्या होता है? वो होता है आपका वेलोसिटी वेक्टर। तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएट करना आई एम श्योर सबको आता होगा। तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, है ना, और आर कॉस ओमेगा टी। आर तो कांस्टेंट है और कॉस ओमेगा टी वेरिएबल है, तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू टी के साथ जो चेन रूल है ना, इक्वल्स टू आर ओमेगा, और यहां माइनस साइन
ओमेगा टी आई कैप लिख सकता हूं, है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लस बच्चों आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी में जो ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, इंटू ओमेगा इंटू जे कैप। तो जो वेलोसिटी वेक्टर बच्चों आपका आएगा वो क्या आएगा, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर, यहां एक ओमेगा दो रख दिया, दो बार लिख दिया मैंने, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप बच्चों। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा था मैंने इसको पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के नाम में लिख दिया। तो अब देखो इंटरेस्टिंग सी बात क्या आती है, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसका मॉडुलस क्या होता है बच्चों। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है उसका मॉडुलस हमेशा स्पीड होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हमें मॉडुलस निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट ओवर ले लेते हैं। तो मॉडुलस v इज इक्वल टू, मॉडुलस भी अब ये स्पीड हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, स्पीड हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं, वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा, देख यहां पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, और ये रूट ओवर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, मॉड वी जो आएगा वो आएगा अपना आर इंटू ओमेगा बच्चों, क्योंकि साइन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, है ना, दोनों साइड में है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा, विच इज ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखो जो स्पीड होता है वो आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही रिलेशन था, अगर v कांस्टेंट और सेम रेडियस पे जा रहा है तो ओमेगा हैज टू बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड में अगर ये कांस्टेंट है और सेम रेडियस पे मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि आपका ये भी कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों ना। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए आपको बिल्कुल ही। तो यहां पे हमने क्या निकाला, v इक्वल टू बच्चों क्या निकाला, v इक्वल टू आर ओमेगा, मॉडुलस चाहे मॉडुलस लगाओ चाहे लगाओ वो मॉडुलस हो जाता है। इफ v इक्वल टू कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, एंड r सेम है, देन ओमेगा हैज टू कांस्टेंट, हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा हैज टू बी कांस्टेंट। क्लियर है क्या बात है यहाँ पे, ओमेगा हैज टू बी कांस्टेंट। कोई डाउट हो तो बताना यहाँ पे। ठीक, तो यही समझ में आ गया, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर v कांस्टेंट है बच्चों, अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट स्पीड भी होनी चाहिए और कांस्टेंट ओमेगा भी होना चाहिए। यहां तक रिलेट कर पा रहे हो। तो देखो हमें क्या पता चल चुका, अगर मैं इसको एक बार और देखो, एक अभी तुमने जिसे पोजीशन वेक्टर मिला था उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कर रहा था, अभी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, पार्टिकल है हमने उसको मान लिया कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये बात समझना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमने यही माना था, हमने माना था कि भाई एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ कांस्टेंट ओमेगा से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है बच्चों, तो स्पीड की जो स्पीड होगी वो आपकी यहाँ पे v होगी। अगर इसको वेलोसिटी में करना है तो इसके अलॉन्ग डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दो, इसके अलॉन्ग डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो हालांकि उसके चक्कर में नहीं पड़ता हम लोग, हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर पता चल चुका है। वेलोसिटी क्या होगा अपना, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप बच्चों। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, वेक्टर में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, dv बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलेरेशन, और आर ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो जो मॉडुलस ऑफ ए है वो आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ कॉमन ले लिया तो यहाँ आई कैप होगा। तो ये हो जाएगा अपना, इसको आर को अंदर ही रहने देते हैं, तो आर कॉस ओमेगा टी माइनस कॉमन ले लिया आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर ध्यान से देखोगे तो यही आपका एक्चुअली इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, हमने देखो पहले एक बात दिमाग में बिठा लेना, बहुत ध्यान से समझना है कि जो हमने पार्टिकल हमारा जो पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, ध्यान से समझना, हमने पहले ही मान लिया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमने मान लिया कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमने उसके वेलोसिटी के एनालिसिस कर लिया, हमने उसके पोजीशन वेक्टर के एनालिसिस कर लिया, पहले पोजीशन वेक्टर निकाला, उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी निकाल ली, और उसको डिफरेंशिएट करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया बच्चों। अगर हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया बच्चों, ध्यान से समझना,
तो एक्सेलेरेशन और पोजीशन वेक्टर में रिलेशन आ रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलेरेशन जीरो नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, ये बात समझना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है। मतलब क्या है फिर यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखोगे, है ना, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, यहां यहां अगर इस वाले रिलेशन को देखो तो ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ए और आर के बीच का क्या रिलेशन, हमेशा ऑपोजिट होंगे। तो कह रहा है कि इस इंस्टेंट पे अगर आर इधर की तरफ है तो एक एक्सेलेरेशन इधर होगा पक्के से, मतलब आर इधर की तरफ अगर है तो एक्सेलेरेशन हैज टू बी दिस साइड, एक एक्सेलेरेशन होगा अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन मान के ही शुरू किया था कि हमने मान लिया जी बच्चों कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और फिर हमने एक्सेलेरेशन और आर के बीच का रिलेशन चेक किया और हमें क्या रियलाइज हुआ, कि एक्सेलेरेशन की तरफ, एक्सेलेरेशन जिधर पोजीशन वेक्टर था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पक्के से एक एक्सेलेरेशन का होना जरूरी है। तो एक्चुअल में क्या, देखो स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा, तो एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है एक्चुअली, ये एक्सेलेरेशन हर इंस्टेंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज करता है बच्चों, ये एक्सेलेरेशन आपका हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज करता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये एक्सेलेरेशन हर इंस्टेंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर इसको देखेंगे, अगर इसका मॉड्यूलस लेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूलस ले लो, है ना, ये मॉड्यूलस, तो ये मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो ये एक्सेलेरेशन क्या है, ये हर इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन लग रहा है, इस बात को समझना, ये एक्सेलेरेशन हर इंस्टेंट पे लग रहा है, ये एक्सेलेरेशन हर इंस्टेंट पे लग रहा है, और हर इंस्टेंट पे लग के एक्चुअली हर इंस्टेंट उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ऐसे हो रहा है। देखो अगर मान लो एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है बच्चों, चलो ऐसे, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब देखो यहां पे था एक एक्सेलेरेशन, यहां लगेगा एसी, और ये किसी, मैंने जनरल टाइम पे लिखा तो हर एक पॉइंट पे एक्चुअली इसका एक एसी होना ही पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे एक एसी अंदर की तरफ होना ही पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे। मगर मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक एसी होना पड़ेगा, ऐसे समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। वेलोसिटी की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन होगा, ये वाला एरो, और इधर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, और जो आर वेक्टर होगा हर इंस्टेंट पे ऐसे मान सकते हैं, हर इंस्टेंट पे ऐसे होता है ना, सेंटर से ही तो लेते हैं आर वेक्टर, अगर आपको याद हो तो, आर वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, ये पूरा का पूरा कहानी एक्सप्लेन कर रहा है अपना, ये पूरा का पूरा कहानी एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से देखो, है ना, ये पूरा का पूरा कहानी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है अपना। और हर बार जो आर वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, देखो आर वेक्टर बाहर की तरफ है, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इसको आप समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो ये, तो अगर एक जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक सेंटर की तरफ हमेशा एक्सेलेरेशन होता है, जिसे बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर हर बार। तो अगर आप किसी पार्टिकल को देखो, हमने पहले क्या, हमने मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा, फिर हमने एक्सेलेरेशन और आर के बीच का रिलेशन देख लिया, और ये इसी एक्सेलेरेशन जो एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा स्क्वायर आर है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और रेडियल एक्सेलेरेशन बच्चों, रेडियल एक्सेलेरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलेरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है बच्चों, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अच्छा कोई भी सर्कुलर मोशन करे सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन तो चाहिए चाहिए। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा उसके लिए हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले ये देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म करे तो पक्के से सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन चाहिए, जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर आर, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो अगर एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देयर हैज टू बी हैज टू बी देयर सेंट्रीपिटल अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ 100% बच्चों एक फोर्स होना चाहिए, है ना, फोर्स होना चाहिए जो इसकी, अच्छा यहां पर देखो कांस्टेंट स्पीड है, ओमेगा भी सेम है, वी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पे क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है ना, ये समझ आ रहा है। तो ये समझ आ रहा होगा कि हर इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बावजूद भी यहाँ फोर्स है, क्योंकि एक्सेलेरेशन है तो डेफिनेटली एक्सेलेरेशन किससे प्रोड्यूस होता है, इतना तो समझ में आ चुका हमें, अगर सेंटर की तरफ हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मतलब हमने मान लिया था कि सर्कुलर मोशन कर रहा ना, इसका ये मतलब तो कि अपने आप कर देगा वो, कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो उसको सर्कुलर मोशन कराए, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या समझ में आया कि जो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर मॉडुलस के साथ, वेयर आर इज रेडियस। अच्छा v इक्वल्स टू आर ओमेगा भी होता है, ठीक है, तो AC इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये v स्क्वायर बाई आर भी हो जाएगा। तो बहुत जगह v स्क्वायर बाई आर लिखा रहता है, बहुत जगह ओमेगा स्क्वायर आर रखता है, अगर स्पीड के टर्म में पूछता तो v स्क्वायर बाई आर, और अगर ओमेगा के टर्म में बोलता तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख देना, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाई आर, करेक्ट है बात बच्चों। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए। अच्छा दो तीन चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तुम्हें पता है जो वेलोसिटी वेक्टर होता है और रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं,
अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आर और वी हमेशा वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड नहीं, वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आर और वी के बीच का एंगल हमेशा 90 मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो। ठीक है, इनफैक्ट ये बात समझना, अगर आर और ए हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, ये तो दिख ही रहा हमें, एंटी पैरेलल होते हैं, है ना, तो इस तरीके से रिलेशन बना सकता है। अच्छा, वी और ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी जीरो होगा। तो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अब तुम्हें दिख रहा है ना कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। ठीक है बच्चों, और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे करके समझ लेते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये आ चुका है, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से कर रहा है, तो उसके सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर और बी स्क्वायर बाई आर होती है। करेक्ट है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड चेंज हो रही होती है। तो मैं इसको देखो अब तुम्हें थोड़ा सा याद करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चों ने इसका रीजनिंग भी पढ़ रखी होगी। अब 2D में, अब यहाँ पे इतना डिटेल में जाएंगे तो हम डायनेमिक्स वाला टॉपिक ही नहीं कर पाएंगे, मैं 2-3 लेक्चर तो इसी पे लग जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, अगर मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, तो एसी तो होगा, साथ में इसकी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड के देखो, अब देखो वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इसकी स्पीड चेंज करने के लिए, स्पीड का मतलब क्या, जो जो डायमीटर मतलब बेसिकली सरकमफ्रेंस की लेंथ है वो चेंज हो रहा है ना, तो इसके अलोंग एक फोर्स होना चाहिए, इसकी इसकी जो स्पीड है इसके बढ़ाने के लिए इसके अलोंग एक फोर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी तरफ भी एक एक्सीलरेशन होना चाहिए, इसकी तरफ एसी तो होगा सर्कुलर मोशन करने के लिए, प्लस एक ए टेंजेंशियल बोल देंगे इसको, टेंजेंशियल भी होगा। तो अगर एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है तो उस पर दो एक्सीलरेशन होंगे। पहला कौन सा होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो दो एक्सीलरेशन होगा, एक एटी होगा बच्चों और एक एसी होगा। एटी क्या करता है, ये स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, अभी समझाया था ना, क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा कि जिस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा था उसको और फटाफट करने लगेगा, मतलब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म, वरना यूनिफॉर्म होगा तो सेम डिस्टेंस, सेम हर सेकंड में सेम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब पहले सेकंड में यहाँ, फिर दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, चौथे सेकंड में, ऐसे करके ज्यादा ज्यादा कर रहा होगा, बढ़ता जाएगा टाइम के साथ या घटता जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंजेस, एटी स्पीड चेंज करता है। और याद रखना हमेशा एटी की जो वैल्यू होती है, हमेशा एटी की जो वैल्यू होती है बच्चों, एटी की जो वैल्यू होती है हमेशा डीवी बाई डी होती है, एवी की एटी की वैल्यू हमेशा डीवी बाई डी होती है बच्चों। और जो एसी होता है वो डायरेक्शन चेंज करता है, चेंजेस ओनली डायरेक्शन, यहाँ लिख देता हूं मैं, चेंजेस ओनली डायरेक्शन बच्चों, ओनली डायरेक्शन। अभी मैं इसका यूज तुम्हें क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन जा रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बच्चों। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बोल दिया मैंने इसके ऊपर, मतलब बहुत सारा रिवीजन ही करा दिया। क्वेश्चन तो इसके मैं सीधा डायनामिक्स के थ्रू ही लूंगा। तो जैसे मान लो यहां पर 80 होगा, यहां पर देखो एसी होगा, तो इस पॉइंट पे इसका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, ए नेट जो होगा वो होगा रूट ओवर 80 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, है ना, कमाल की बात, ये आपने 2D में पढ़ा होगा, 80 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो नेट कुछ ऐसे आ रहा होगा, अगर मान लो ये अल्फा एंगल है, या अल्फा नहीं इसको थीटा मानते हैं, थीटा जो होगा तो tan थीटा बच्चों क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, AC अपॉन 80। आई होप यू अंडरस्टैंड, tan थीटा क्या होगा, AC अपॉन 80। क्लियर है बात है? अगर मैं ये वाला थीटा लेता हूं तो AC अपॉन 80, तो इस तरीके से आप थीटा भी निकाल सकते हो। इस इंस्टेंट पे नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाल सकते हो, दैट इज AC अपॉन 80। ठीक है बच्चों, तो हमें सर्कुलर मोशन का आइडिया लग चुका है। अगर हमें सर्कुलर मोशन का आइडिया लग चुका है, तो देखो डायनेमिक्स कुछ नहीं यार, तुम्हें पता जहां जहां एक्सीलरेशन था वो किसी फोर्स की वजह से आ रहा था। तो तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आइडिया लग चुका है, तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आइडिया लग चुका है, और तुमने 2D में खूब पढ़ा होगा, तो मैंने एक छोटा सा रिवीजन करा दिया। तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेके, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो एक सिंगल क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले डायनेमिक्स में। तो देखो अब जो मैंने आपको पढ़ा है इसको डायनेमिक्स में सीधा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स अज्यूम वी हैव दिस स्ट्रिंग, एक मान लो रॉड है और यहाँ एक स्ट्रिंग बंधी है, और इस पे एक छोटा सा m मास का बॉब हमने लगा दिया, ये लो, और इसका रेडियस, इसका लेंथ l कर देते हैं बच्चों, और यहाँ फिक्स है।
ठीक है, एल लेंथ का बॉब, एम एम और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी वेविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, ग्रेविटी नहीं है, मान लेते ग्रेविटी नहीं है इस क्वेश्चन, यहाँ फिक्स है बच्चों। तो ये देखो ये क्या कर रहा होगा, तो हमने क्या किया इसको, हमने ये मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिया है कि बॉब इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉब मतलब पॉइंट मास बोल सकते हैं इसे, पॉइंट मास इज परफॉर्मिंग, रेडियस नहीं इसका, परफॉर्म बहुत छोटा रेडियस है, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन बच्चों, विद स्पीड, विद स्पीड v बच्चों, ठीक है। तो क्या पूछेगा, देन फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, देन फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, करेक्ट है बात। तो आपको टेंशन इन दिस स्ट्रिंग निकालना है, आई होप यू अंडरस्टैंड, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये पॉइंट यहाँ तो बेसिकली देखो ये कैसे ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा होगा, इसकी ट्रेजेक्टरी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये सर्कुलर, ये लग तो इलेक्ट्रिकल जैसे बना रहा हूँ लेकिन है सर्कुलर, ये देखो सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, ऐसे बना देता हूँ, ओके पूरा ही कर देता हूँ ऐसे, ऐसे करके ये मस्त हो गया, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है बच्चों। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है v स्पीड से, करेक्ट है बात। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर तो इसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो इस पे एक ही एक्सेलेरेशन है, तो हम यहाँ एक्सेलेरेशन किधर होगा, अगर देखो सेंटर इधर की तरफ है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशन होगा, ऐसे करके देखो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा ना, कितना होगा एक्सेलेरेशन बच्चों, एसी होगा, पक्की बात, हर इंस्टेंट पे एसी होगा, जो इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करा होगा, जैसे एक रस्सी ले लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर घुमा रहे हैं तो ऐसा करते हैं, इसका एबीडी बना लेते हैं, ग्रेविटी नहीं है तो एमजी नीचे लग ही नहीं रहा होगा, ग्रेविटी नहीं है, फॉरगेट अबाउट ग्रेविटी, तो एक छोटा सा पॉइंट मास है, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, टेंशन इधर की तरफ, और यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच्चों, एल, यहां पर ये रस्सी फिक्स्ड है, यहाँ इसी के अबाउट घूम रहा है, इसी सर्कुलर पाथ पे, आपको रियलाइज हो रहा होगा इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये देखो, अब हमें पता है इधर की तरफ एक एक्सेलेरेशन होगा पक्के से, और हर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो है वो v ही है, कैसे पता हमें, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एसी की जो वैल्यू होगी हमें पता है, एसी कितना होगा बच्चे, अगर स्पीड के टर्म में लिखना है तो वी स्क्वायर बाई आर, अगर ओमेगा दिया होता तो ओमेगा क्या होता, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता, वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पर आर क्या है बच्चों, आर क्या है, एल है, ठीक है। अब इस बॉब पे हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स इस इंस्टेंट पर, अगर हम इस इंस्टेंट पे देखें तो नेट फोर्स किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, कौन सा फोर्स है, टेंशन, और इधर की तरफ ही एक्सेलेरेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, T is equals to net force equals to mass into acceleration, centripetal acceleration, and T is equals to क्या होगा, mass which is given centripetal acceleration का v square by L, तो जो यहाँ पर टेंशन होगा बच्चों वो होगा T equals to mv square by L, ये बात समझ आ रही है, T equals to mv square by L, हमने एक्सेलेरेशन से देखो टेंशन निकाल लिया, है ना इंटरेस्टिंग सी बात, है ना इंटरेस्टिंग सी बात, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, करेक्ट है ये बात। तो इसी तरीके का ये ए पार्ट हो गया, देखो ये ए पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट ले लेते हैं, वो और आसान है, मतलब देखते ही समझ जाओगे, मान लो फिर से हम एक ऐसा वो ले लेते हैं, एक ऐसा रॉड ले लेते हैं, इस बार हम इसमें दो रस्सी फंसा देते हैं, एक नहीं दो, एक ऐसे एक ये ऐसे करके, दो पॉइंट मासेस है, एक 2m है और एक m है, देख यहां से यहां तक की दूरी l ले लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी 2l ले लेते हैं, ये ठीक है, और ये कुछ कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से, अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो अच्छा ये बताओ, ये स्ट्रेट ही है, हमेशा हमेशा ये स्ट्रेट है, ये दोनों पॉइंट मासेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट बना हुआ है, जैसे ऐसे मान लो जो पेन दिख रहे हैं ना, तो मैं ऐसे करके ऐसे देखो, तो ये जैसे एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, इसी इसी लाइन के लॉन्ग है दोनों, हमेशा एक ही लाइन के लॉन्ग रहते हैं और सर्कुलर मोशन करते हैं, अगर सर्कुलर मोशन करते हैं बच्चों तो कैसे कर रहे होंगे, अब ऐसे देखो कैसे कर रहे होंगे सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके समझ लो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे एक तो दोनों का ओमेगा सेम होगा अलग अलग होगा, क्या लगता है तुम्हें, दोनों का ओमेगा बच्चों सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों हमेशा सेम ही लाइन के लॉन्ग, मान लो यहाँ पे पहुंचते तो ये पार्टिकल यहाँ पे होता है, ये पार्टिकल यहाँ होता है, तो आफ्टर टाइम टी के बाद दोनों ने जो थीटा कवर किया वो दोनों का सेम है, ये दिख रहा है आपको, दोनों का जो थीटा कवर्ड है, इसका थीटा भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा, तो सेम टाइम में सेम थीटा कवर करा, मतलब एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, ठीक है। अच्छा दोनों का ओमेगा सेम हो गया, तो अब यहाँ क्या पूछेगा, दोनों का मासेस पता है, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लो, और फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, है ना, कमाल की बात है, फाइंड टेंशन
इन दिस स्ट्रिंग बच्चों, है ना, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स दोनों स्ट्रिंग्स में बताना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर एक चीज क्या ध्यान, देखो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर हम 2m वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो एक टेंशन टुवर्ड द इधर लगेगा क्योंकि इस स्ट्रिंग की वजह से आएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, इस स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन इधर की तरफ आएगा। लेट्स इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है, इस वाले में जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो T2 है, तो ये T1 इधर की तरफ लग रहा होगा, और इस स्ट्रिंग की वजह से इधर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, T2 लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा, क्लियर है, ये T2 लग रहा होगा, क्लियर है यहाँ पे बात। तो 2m ब्लॉक पे दो टेंशन लग रहा है, एक लेफ्ट के, दोनों ऐसे ऐसे दोनों से खींच रहा है उसको, ऐसे करके ऐसे खींच रहा, इधर T2 हो गया, इधर T1 हो गया, करेक्ट है बच्चों। और अगर m वाले ब्लॉक की बात करें तो इस पे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दैट इज T2 स्ट्रिंग, ये दिख रहा होगा, ये वाली स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इधर टेंशन कितना होगा बच्चों, T2 होगा, है ना, इधर टेंशन कितना होगा, T2 होगा। तो जो 2m ब्लॉक है उस पे दो टेंशन लग रहा है, T1 एंड T2, और जो m ब्लॉक है उस पे एक टेंशन लग रहा है, ध्यान से सुनना, एक टेंशन लग रहा है, वो T2 लग रहा है, और दोनों का ओमेगा सेम है। तो जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा वो हमेशा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, ये तो बात हो रही ना। अगर तुम्हें पता है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्के से अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग इज, ऐसे लिख सकता हूं, स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग पूरा का पूरा स्ट्रिंग इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, तो दोनों का ओमेगा सेम होगा, दोनों का ओमेगा सेम होगा, तो इसका ओमेगा भी ओमेगा ही होगा, इसका भी ओमेगा ओमेगा होगा, तो इधर सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, इसके, अच्छा देखो ध्यान से, अगर इस पार्टिकल की बात करते हैं हम लोग, इस पार्टिकल की बात करते हैं, तो यहां से लेंथ ओमेगा स्क्वायर इस सर्कल पे घूम रहा है ना ये, तो ये ओमेगा स्क्वायर एल होगा इसका, और इसका कितना होगा, यहां से तक की दूरी कितनी 3l है, तो इसका होगा ओमेगा स्क्वायर 3l बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, दोनों का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलग होगा, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, गलती ना हो जाए, तो ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा इसका, इस वाले का ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, और इसका ओमेगा स्क्वायर 3l हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें दोनों का एक्सीलरेशन पता, तो इस वाले पे नेट फोर्स लगाते हैं, इस वाले पे नेट फोर्स लगाते हैं, दोनों पे लगाते हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, अब देखो नेट एक्सीलरेशन किधर की तरफ होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसका सेंटर की तरफ ही नेट एक्सीलरेशन होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, T1 अंदर की तरफ का फोर्स है, T2 बाहर की तरफ का फोर्स है, तो कौन सा बड़ा फोर्स होगा, T1 डेफिनेटली, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन हमें पक्के से पता है कि सेंटर की तरफ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, T1 माइनस T2 क्या होगा, ध्यान से सुनना, T1 माइनस T2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें टेंशन तो मिला नहीं, क्योंकि पूछ तो रहा था अभी तो T1 T2 दोनों के टर्म में आ गया, हम दोनों स्ट्रिंग में टेंशन, मतलब बेसिकली हमें T1 भी चाहिए और T2 भी चाहिए, तब दूसरे वाले पे लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है T2, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन है, ये वाला एक्सीलरेशन भी बच्चों की इधर की तरफ है, सेंटर की तरफ ही है, तो ये कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू, यहाँ कर सकते हैं T2 इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एल नहीं लिख सकते हैं, मास भी तो करना पड़ेगा ना, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर एल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l बच्चों, तो T2 की वैल्यू में आ गई ओमेगा स्क्वायर 3l हो गया, ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर 3l, तो अगर इसकी वैल्यू पता है तो हमें T1 भी मिल जाएगा, कैसे, हम T2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ उठा के डाल दो T1 मिल जाएगा, तो T1 बच्चों कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल, और T2 कितना अपना, T2 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर 3l बच्चों, प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल बच्चों, तो टोटल कितना होगा T1 इक्वल टू 4m ओमेगा स्क्वायर एल, करेक्ट है, ये T1 हो गया, ये T2, ये तो पूछ रहा था तुमसे, कुछ भी नहीं कहना यार, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, या m ओमेगा स्क्वायर एल, या फिर mv स्क्वायर बाई आर, जो भी दिया है, जो वेलोसिटी दी तो वेलोसिटी के टर्म में लिख दो, ओमेगा दिया तो ओमेगा के टर्म में लिख दो, करेक्ट है बात। अच्छा चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी अभी एक ही, अब दो स्ट्रिंग थे तो तीन ले लेते हैं, इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं, अच्छा तीसरा पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये तो बी हुआ, सी कर लेते हैं, तो मान लो कैसे करके है, फिर एक ऐसे है, एक ऐसे बच्चों, और एक और ले लिया, ये m हो गया, ये 2m हो गया, ये 3m हो गया, अब तो फटाफटा कर दोगे, ये हो गया l, यहां से यहाँ तक की दूरी, यहां से यहाँ तक की दूरी 12 ले लिया, और यहां से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 3l हो गई बच्चों, ये फिक्स्ड है यहाँ पे, और एक कांस्टेंट ओमेगा से रस्सी को घुमा रहा है, तो सबका ओमेगा सेम होगा और स्ट्रेट लाइन में है, मूविंग विद कांस्टेंट ओमेगा, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट ओमेगा, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कहना, सर्कुलर मोशन, क्योंकि हर इंस्टेंट में फिर टेंशन सेम होगा ना, तो सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, विद कांस्टेंट ओमेगा,
तो फिर से क्या निकालना है, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन in the strings, I hope you understand, in these strings, find tension in these strings, clear है क्या बात है यहाँ पे, find tension in these strings, चलेगा ये, दौड़ना चाहिए आगे से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है सबका ओमेगा पता है, इसका भी ओमेगा ओमेगा ही होगा, इसका ओमेगा ओमेगा होगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी से लेंथ लेनी है सबकी, जो रेडियस लेनी है वो यहीं से लेनी है ना। तो यहाँ से जो रेडियस लेंगे बच्चों, ये रेडियस कितनी एल है, यहाँ से कितनी है 2l है, ये कितनी यहाँ से 3l है। तो अगर मैं दोनों के साथ तीनों ब्लॉक का एबीडी बना दूं, इसका एबीडी बनाते पहले एम का बनाते हैं, इधर की तरफ इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं, ठीक है, इसमें T2 मान लेते हैं, इस पे T3 मान लेते हैं। तो जो M का एबीडी होगा, इधर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, T1 खींच रहा होगा, इधर की तरफ क्या होगा T2, 2M का क्या होगा बच्चों, इधर की तरफ T2 होगा, इधर की तरफ क्या होगा T3 होगा, आसान है ना। और 3M का क्या होगा, इधर की तरफ T3 होगा, और सब ओमेगा से जा रहे हैं, बट सबका रेडियस ऑफ, जो रेडियस है वो सबका अलग, सब अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो अगर इस पे यहां से लिखना शुरू करूं, मैं यहां से लिखना शुरू करूं बच्चों, देखो यहां से लिखना शुरू करूं, तो इस पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, तो T3 क्या लिख सकते हो, T3 इक्वल्स टू, सीधा लिख सकते हैं, मास कितना इसका दिया हुआ 3m दिया, 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l बच्चों, ये लो T3 पता चल चुका हमें। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, T2 माइनस T3, और बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया T3 माइनस T2 क्यों निकल, अरे भाई नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है ना, यहाँ पे, यहाँ जो AC है वो एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l है बच्चों, यहाँ पर जो AC था वो कितना था, ओमेगा स्क्वायर 3l था, आई होप यू अंडरस्टैंड, और जो यहाँ पर AC है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर l है बच्चों। तो यही है, और टुवर्ड द सेंटर की तरफ ये है, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, यही तो सेंटर है, तो यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। तो T2 माइनस T3 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2l लिख सकते हैं। अब T3 पता है तो T2 हो जाएगा T3 विच इज 9m ओमेगा स्क्वायर l प्लस ओमेगा स्क्वायर 2l, तो कितना हो गया बच्चों 11m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है। तो ये तुम्हारा T2 भी आ गया। अब T1 कैसे निकल जाएगा, अब तो फटाफट हो जाएगा, कुछ ज्यादा ऐसे कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। फिर से लिख देते हैं फटाफट, ज्यादा हम नहीं करते। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l, और जो T1 होगा वो T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर l होगा, और ये हो जाएगा 12m ओमेगा स्क्वायर l बच्चों। तो हमें तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन पता चल चुका है। तो ये बहुत अभी बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपका आज का लेक्चर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो तो एक बार दो बार पढ़े, और थोड़ा सा प्लीज जो आपने पीछे 2D मोशन पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करें, क्योंकि हम सारा कंप्लीटली नहीं ले सकते। तो मैं इसी टॉपिक के क्वेश्चन ट्यूटोरियल में भी कराने वाला हूँ, सर्कुलर मोशन के इसी को कंटिन्यूएशन में डाल दूंगा ट्यूटोरियल में, ठीक है। बट वहां क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से रिवाइज करें, और ट्यूटोरियल क्लास में मैं इसी टॉपिक के बस क्वेश्चन ही करना, तो आई थिंक आई एम श्योर कि उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो ट्यूटोरियल क्लास है वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको ना बड़े इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, आप अगर इस चीज को समझ पाएंगे। तो जो इस आज के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था आज के टॉपिक का, वो था आपका कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बात समझना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है जो इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है ना, स्पीड नहीं बढ़ाता। अगर स्पीड भी बढ़ रही है तो इसे बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक हमेशा टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट के लॉग होगा, और एक सेंटर की तरफ होगा। ये क्या करता है बच्चों, डायरेक्शन चेंज करता है हर पॉइंट पे, और ये क्या करता है, स्पीड चेंज करता है। ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ाई होगा, क्लियर है बातें यहाँ पे। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी करके बता सकता था, लेकिन अभी दिमाग ना बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब एक टाइम आएगा जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको वेक्टर फॉर्म में करके दिखाऊंगा, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है वेक्टर फॉर्म में समझना इस चीज को। जब ज्यादा डिफिकल्ट चीज को आप समझ लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और दिमाग दोनों बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छा होता है, तो आप बड़ी आसानी से चीजों को समझ पाते हो, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझ के आपको करना है। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं आपको ना एक, आई एम श्योर तब तक हम देख लेते हैं कि ट्यूटोरियल क्लास में भी कर लेंगे, तब तक आप लोग ट्राई करना। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना, होमवर्क क्वेश्चन हमेशा एक ट्रेडिशन है मेरा देने का, है ना। तो अगर मान लो एक डिस्क है, एक ऐसे डिस्क मान लेते हैं, और इस पे एक रॉड फिक्स कर दी हमने, ये देखो रॉड फिक्स कर दी, ठीक है। तो ये फिक्स है, यहाँ समझना है, ये सेंटर है इसका, एक होमवर्क क्वेश्चन, ये सेंटर है बच्चों, ठीक है। और इससे आर दूरी पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है स्मॉल एम मास का, ठीक है। ऐसे डिस्क का डिस्क इस रॉड पे फिक्स्ड है, ऐसे समझना, डिस्क
रॉड पे फिक्स्ड है, डिस्क रॉड पे फिक्स्ड है, क्लियर है बातें यहाँ? डिस्क क्या है, रॉड पे फिक्स्ड है, ये देखो ऐसे। और ये जो यहाँ पे है ना, ये समझना, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, कंफ्यूजन आएगी ऐसे। ये एक्चुअली सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ठीक है? जो आर रेडियस है ये दूरी, ब्लॉक फिक्स नहीं है, ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है। और ब्लॉक और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन है, there is a friction between rod and disc, ठीक है? और कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, इसका मास एम दिया है, ग्रेविटी कंसीडर करनी है। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं एक सर्टेन ओमेगा से इसको घुमाऊं, ऐसे सर्टेन ओमेगा से घुमाना है, सर्टेन जीरो से शुरू करके नहीं, एक्सीलरेट एक्सीलरेट नहीं करना, सीधा किस ओमेगा पे मैं इसे घुमाऊं, किस ओमेगा पे सीधा सीधा घुमाऊं ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। फाइंड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड ओमेगा मैक्स फॉर विच ओमेगा मैक्सिमम ऑफ द डिस्क, डिस्क फिक्स्ड है रॉड में और रॉड घूम रही है तो डिस्क भी घूम रहा है, ठीक है? फाइंड ओमेगा मैक्सिमम ऑफ द डिस्क लिख देता हूं, डिस्क फॉर विच फाइंड ओमेगा मैक्स फॉर, फिर से साफ साफ लिख देता हूं, फाइंड ओमेगा मैक्स फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर डिस्क। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना आप इस बात को, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अब इसको अच्छे से ट्राई करना, है ना? और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं कि मतलब इस चीज को ऐसे सोच रहे हैं कि यार डिफिकल्ट हो गया छोड़ देते हैं, डिफिकल्ट है यार, छोड़ दोगे फिर तो कभी नहीं आएगा लाइफ में, है ना? ऐसा नहीं करेंगे, डिफिकल्ट चीज को छोड़ दोगे तो ट्रस्ट में कभी नहीं आएगा लाइफ में, है ना? तो ये बात ध्यान रखना, डिफिकल्ट चीज है तो और फाइट मारो, है ना? वैसे डिफिकल्ट नहीं, मजेदार है, ध्यान से सुनोगे तो यूनिसर्कुलर मोशन तो बड़ा मजेदार होता है, ठीक है? तो इसके भी मान लो कम से कम 10-15 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ट्यूटोरियल 10 क्वेश्चन तो ट्यूटोरियल में करने की कोशिश करेंगे हम लोग, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन। तो इसको ट्यूटोरियल में ही कवर करेंगे हम लोग, फिर हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन पे आएंगे, जो आपका एकदम आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं उसको बहुत कोशिश करूंगा आपके लिए आसान बनाने का, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी प्रीरिक्विजिट की आवश्यकता थी आपको, बट वहां पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको शायद सर्कुलर मोशन की एक्सपेक्टेशन थी, नहीं आ रहा था, आप मुझे बताना, मैं सर्कुलर मोशन का अलग से एक टॉपिक, सर्कुलर मोशन अभी जो सेंटर डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो ये हमने एक्चुअली किया था ये डायनेमिक्स वाला पार्ट था, ये जो हमने यहाँ पर किया था ये आपका एक्चुअली डायनेमिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि हमने एफ इक्वल टू एम लगा दिया था ना, तो ये डायनेमिक्स था बच्चों, ये डायनेमिक्स था, ठीक है? इस बात को डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था ये, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड, ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था, ठीक है? तो ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन शुरू हो चुका, हमने बेसिक्स कर लिया, फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कर लिया, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, इस क्वेश्चन को कोशिश करें और फिर इसका ट्यूटोरियल में आके देखें इसका सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है? ओके, थैंक यू।